अभी तक की क्लासेस में हमने देखा बेटा कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटीज देख रहे हैं और क्या कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का मेन मेन एम क्या है, गोल्स क्या है मेमोरी मैनेजमेंट के। ठीक है। और पिछली क्लास में अगर आप देखो तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी मैनेजमेंट में डिफरेंट मेन मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है। मेन मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की थी, जिसमें हमने क्या देखा था, बेयर मशीन की बात की थी। बेयर मशीन के बाद हमने रेसिडेंट मॉनिटर की बात की थी। और अगर आप देखो, याद करो, बेयर मशीन और रेसिडेंट मॉनिटर के बारे में बात करो तो ये सिंपल आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा था, जहां आपके पास आप जो कंप्यूटेशंस करते थे, जो भी आप एग्जीक्यूशंस करते थे, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं होता था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय तक डेवलप नहीं किया गया था। ठीक है। आज उसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हम काम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब प्रोसेसेस हैं, अगर आप देखो तो हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हार्ड डिस्क है आपका या सेकेंडरी डिवाइस, तो अगर ये हार्ड डिस्क की बात करें, यहां आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं आपके पास। इसको आपको क्या करना है, मेन मेमोरी में लाना है। ठीक है। और मेन मेमोरी से आपको उसको कहां भेजना है, सीपीयू में। और सेम वाइस वाइस वर्सा प्रोसेस भी आपकी चलती है। ठीक है। तो एफिशिएंट तरीके से आपको हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को लाना है, मेनली ये आप कर रहे हो। ठीक है। अब लेकिन अगर हमने पिछली क्लास में बात की तो वहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई बात ही नहीं थी, ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। ठीक है। आप क्या कर रहे थे, डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शंस फायर करते थे, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते थे, जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते थे विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, आप रेसिडेंट मॉनिटर का यूज करते थे, क्योंकि रेसिडेंट मॉनिटर क्या था आपको मैंने बताया था, सिंपल एक कोड होता है जो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में मदद करता था या इन फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने में मदद करता था। ठीक है। तो आज उसी से हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। यही सेम काम की हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क से आप मेमोरी में प्रोसेसेस को लाना चाहते हो। ठीक है। उसको दूसरे तरीके से, या कहना चाहिए दूसरे फ्लेवर्स को समझेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जैसे पिछले क्लासेस में हमने देखा तो वहां हमें ज्यादा दिक्कत थी, वहां जो हमें क्या कहते हैं प्रोसेसेस को लाने में ज्यादा दिक्कत थी, सिंगल यूजर सिस्टम था, याद करो। ठीक है। तो एक बार में एक ही प्रोसेस को हम ला पाते थे। अब हम स्वैपिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसी के सब्सिक्वेंट में स्वैपिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को हम और कन्वीनियंट बना सकते हैं बेटा। तो समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझते हैं फिर इसके थ्योरी पार्ट पे चलेंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मान लो ये आपका मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये मेन मेमोरी और या प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। अब हमने बात की बच्चे, ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस, या आप बोल दो हार्ड डिस्क, या सेकेंडरी स्टोरेज बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या सेकेंडरी मेमोरी बोल दो। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप यूज कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी हमने S1 बोल दिया। अब यहाँ पास बेटा आपके पास P1, P2, P3, ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, समझते चलना, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चे, अब आपको पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस चेक होते हैं, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस चेक होते हैं। उसके बाद बूटिंग चालू होती है, बूट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में रिसाइड करेगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का दे दिया। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूजर एरिया हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं यूजर एरिया। ठीक है। जो भी यूजर वाला वर्क होगा, जो भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, वो आपके यूजर एरिया में होगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में आप नहीं जा सकते हो बेटा। ठीक है। चलिए, यहां तक बात हमको समझ में आ गई, कोई बात नहीं, क्लियर है हमें। ठीक है। अब बात होती क्या है बेटा, अगर कोई भी प्रोसेस है, मान लो कोई भी प्रोसेस है। ठीक है। मान लो जैसे कोई प्रोसेस है P1। अब वो P1 प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले यूजर एरिया में जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो इसका एड्रेस हो गया 0 और 2000 तक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैंस एड्रेस। याद करो, ये क्या था, फैंस एड्रेस था। ठीक है। अब इस फैंस एड्रेस में आप तो नहीं जा सकते हो, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है। अब आप कहां जाओगे, यूजर एरिया में जाओगे बेटा। यूजर एरिया में जाके प्रोसेसेस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो P1 जाता है तो इसको हम बोलेंगे स्वैप इन। ये क्या हो रहा है, स्वैप इन।
ठीक है, इन हो रहा है, मेमोरी के अंदर इन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्वैप इन प्रोसेस हुआ, तो P1 गया और स्वैप इन हुआ यूजर एरिया में, तो P1 चला गया यूजर एरिया में। चलो, तो P1 चला गया यूजर एरिया में, ठीक है। अब होता क्या है, जब P1 यूजर एरिया में जाएगा तो बट ऑब्वियस है, डिफरेंट कॉज हो सकते हैं कि वो बाहर चला जाए। बाहर चला जाए मतलब स्वैप आउट हो जाए, बाहर चला जाए। अभी तो स्वैप इन हुआ है, समझना मेरी बात को। स्वैप इन का मतलब सिंपल सी बात है, उसको मेमोरी अभी मिली हुई है, यूजर एरिया में चला गया है, ठीक है। तो स्वैप इन हुआ है और इसके बाद यहां से फिर वो आगे फर्दर सीपीयू उसको मिल जाएगा। चलो तो आगे की बात है, उसको फर्दर फिर सीपीयू मिलेगा, ठीक है। चलो, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा ये होगा कि क्या रीजन होंगे जिससे कि वो स्वैप आउट हो, तो देखना समझना मेरी बात को। पहला रीजन अगर मैं देखूं तो पहला रीजन मुझे ये समझ में आता है कि P1 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, P1 का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, उसको सीपीयू मिला, ठीक है। देखना वो होगा क्या, अगर आप देखोगे तो उसका प्रोसीजर क्या चलेगा, उसको सीपीयू मिला, P1 को सीपीयू मिला, ठीक है, समझना। सीपीयू मिल गया, सीपीयू मिलने के बाद वापस से वो मेन मेमोरी में आएगा और मेन मेमोरी से वापस से कहां चला जाएगा, स्वैप आउट हो जाएगा, कहां, सेकेंडरी मेमोरी में। बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी आपकी बट ओबियस से हायर है, तो वापस से वो रिसाइड कहां करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में रिसाइड करेगा, तो स्वैप आउट हो गया। तो स्वैप आउट का तो एक पहला रीजन ये हुआ कि पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। दूसरे रीजन की हम बात करते हैं, अगर उसको आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो भी क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो स्वैप आउट कर जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। तीसरी बात करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो जो P1 प्रोसेस है, अगर उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो भी उसे हम स्वैप आउट कर देते हैं। थर्ड बात करें, थर्ड अगर हम बात करें तो अगर एबनॉर्मल टर्मिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का केस मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट P1 आता है और P1 बोलता है कि मुझे जो एड्रेस चाहिए वो चाहिए 1800। क्या चाहिए उसको, 1800। P1 को चाहिए 1800 वाला एड्रेस, लेकिन आप देखो फैंस एड्रेस कितना है, 2000। तो 2000 तक ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है बेटा। तो जो 2000 तक का ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, उस एरिया में तो आप एंटर नहीं कर पाओगे बेटा, उस एरिया में तो आप जा ही नहीं पाओगे, उस एरिया में आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो भी आप क्या हो गए, स्वैप आउट हो गए। चलिए, तो भी आप स्वैप आउट हो गए, ठीक है। स्वैप आउट मतलब वापस से आप हार्ड डिस्क में जा रहे हो, सेकेंडरी डिवाइस में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पे स्वैप आउट हो सकता है। स्वैप इन का तो आपको पता ही है कि उसको मेमोरी चाहिए, उसको एग्जीक्यूट होना है, तो स्वैप इन हो रहा है। लेकिन स्वैप आउट होने के लिए उसको क्या है कि या तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए, या आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो, या एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो, ठीक है। तो इन सारे चक्करों के चलते वो क्या हो सकता है, स्वैप आउट हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन बात ये आती है, प्रोसेस को स्वैप आउट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी चीज है कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां तक बात देखो बेटा, तो यहां पर जो मेरे को प्रोसीजर है समझ में आ रही है कि पिछले वाले से तो फिर बेटर है। यहाँ पर हमारे पास स्वैप इन मैकेनिज्म है, स्वैप आउट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहा है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दूसरा प्रोसेस, जैसे ये अगर स्वैप आउट हो गया तो जो P2 है, अब अगर मान लो आना चाहता है, तो P2 क्या हो जाएगा, स्वैप इन हो जाएगा, ठीक है। तो P2 आपका स्वैप इन हो गया। तो ये तरीका हो गया। अब बात ये आती है कि प्रोसेस को जब आप स्वैप आउट करते हो, चलिए अच्छी बात है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रोसेस को स्वैप आउट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए ध्यान में। चलो, तो पहला जो आपको मेजर कंसर्न रहना चाहिए वो क्या है, तो पहला पॉइंट ये है, इफ अगर P1 मॉडिफाई हुआ है, इफ P1 इज मॉडिफाइड, समझना मेरी बात को। तो मैं यहां बोलता हूं अगर P1 जो है वो मॉडिफाइड हुआ, ठीक है। तो P1 अगर मॉडिफाई हुआ है, देन राइट बैक P1 टू डिस्क। तो जब मैं इसको स्वैप आउट कर रहा हूं तो P1 को यहां राइट बैक भी करना पड़ेगा, मुझे डिस्क में भी राइट करना पड़ेगा। जो भी चीजें अपडेशन हुए हैं वो डिस्क में भी होनी चाहिए। सो इफ P1 इज मॉडिफाइड, देन राइट बैक P1 टू डिस्क। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। राइट बैक P1 टू डिस्क, ओके। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, अगर P1 पे केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, केवल रीड हुआ है, कोई अपडेशन नहीं हुआ है,
तो क्या फर्क पड़ता है, बस जाके आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पास इसको अपडेट कर दो, ठीक है, कि P1 जो है वो अब आपका हार्ड डिस्क में आ गया, ठीक है। तो इफ P1 इज ओनली रीड देन डू नथिंग, अगर रीड हुआ है तो डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है, चलिए समझते चलना। तो डू नथिंग एंड लेट अदर प्रोसेस टू ओवरराइट, तो ठीक है, और सिंपल सी बात है, लेट दिस प्रोसेस टू ओवरराइट, या ऐसा आप बोल सकते हो कि इस प्रोसेस को हमने तो ओवरराइट कर दिया, और लेट अदर प्रोसेस टू इन मेन मेमोरी, तो ये मैं अब स्वैप इन करूंगा किसी दूसरे प्रोसेस को, ठीक है। सो लेट अदर प्रोसेस अलाउ टू इन द मेन मेमोरी, ठीक है, क्योंकि आपने सिंपल रीड किया ना, तो सिंपल रीड किया तो आपको वहां कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है, यहां आपकी अपडेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जो स्वैपिंग होता है वो क्या करता है, कुछ टाइम तो लेगा, ठीक है, कुछ तो टाइम लेगा। अब अगर आप यहां देखो, एक बार में यहां एक प्रोसेस को ला रहे हो, हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, एक बार में एक प्रोसेस आ रहा है और जब वो बाहर चला जा रहा है, पहले वो स्वैप इन हुआ, जब वो स्वैप आउट हो रहा है उसके बाद किसी को मौका दे रहे हो आप, देखो उसके बाद आपने P2 को मौका दिया, उसके बाद आपने P2 को मौका दिया, तो कुछ टाइम तक तो सीपीयू को यहां आइडियल बैठना ही पड़ेगा, because swapping takes some considerable amount of CPU time for new processes to in or to new processes to put into the CPU or the main memory, तो बट ऑब्वियस है यहां भी अगर देखा जाए तो सीपीयू का थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, सभी को क्लियर है, यस और नो, बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। बोलना है बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, इसीलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया जिससे बेटर हो सके। तो अब हम जो अगला देखेंगे वो है आपका स्वैपिंग यूजिंग बफर। तो स्वैपिंग यूजिंग हम बफर की बात करेंगे, तो समझते हैं स्वैपिंग यूजिंग बफर। तो फिर से अब देखो, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसाइड किया, मेन मेमोरी मान लो, ठीक है। और दूसरे में ये भी दिक्कत थी कि जो आप रीडिंग परफॉर्म कर रहे हो हार्ड डिस्क से ही परफॉर्म कर रहे हो ना, तो बट ऑब्वियस है स्पीड तो स्लो होगी ही होगी, स्पीड यहां भी स्लो होगी, ठीक है। और डिफरेंस हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, पिछले वाले को कैसे इंप्रूव करेंगे, यूजिंग बफर। अब देखो क्या फायदा होगा, ये मान लेता हूं मैं सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी बोल दो या हार्ड डिस्क बोल दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां मैं मान के चलता हूं आपके पास P1 प्रोसेसेस हैं, P2 प्रोसेस है, P3 है, और ऐसा करते करते आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पास क्या होता है, तीन रीजन होता है, जैसे कि मैं अगर मान लो 0 ले लेता हूं और 0 से 2000 मान लेता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम का रीजन है, दैट इज कॉल्ड फैंस एड्रेस। ये तो आपका क्या हो गया, फैंस एड्रेस हो गया, चलो ठीक है, ये तो आपका फैंस एड्रेस हो गया। अब उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि ये बफर रीजन हो गया, तो ये आपका हो गया बफ 1, ठीक है, बफर 1। ये आपका हो गया बफर 2, ये आपका हो गया बफर 2, ठीक है। ये आपका हो गया यूजर। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो स्वैपिंग करेंगे लेकिन बफर की मदद से करेंगे, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, पहले एक एक चीज को क्लियर करते हैं। ये जो बफर 1 है, समझते चलना क्या है, बफर 2 क्या है और यूजर क्या है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यूजर जो है वो क्या होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा करंट एक्टिव प्रोसेस को। तो चलिए ठीक है, यहां आपका रिसाइड करेगा करंट एक्टिव प्रोसेस, यहां आ गया करंट एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये जो बफर 1 है वो क्या बता रहा है, बफर 1 बता रहा है जो प्रीवियस एग्जीक्यूटेड प्रोसेस था वो यहां रिसाइड करेगा। तो प्रीवियस जो एग्जीक्यूटेड प्रोसेस है उसको यहां रख दो आप, चलिए समझते हैं। फिर अगर बफर 2 की बात करें तो बफर 2 में क्या रहेगा, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, तो नेक्स्ट प्रोसेस
टू बी एग्जीक्यूटेड। चलिए अच्छी बात है अभी, ठीक है। यहां नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आ गई। यूजर एरिया में आप देखो समझ जाओ कि अगर हम यूजर एरिया की बात कर रहे हैं तो यूजर एरिया में क्या होगा, करंट एक्टिव प्रोसेस। बफर 1 में हम क्या रखेंगे, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, मतलब प्रीवियस एग्जीक्यूटेड प्रोसेस। बफर 2 में जो आगे एग्जीक्यूट होने वाला है वो आएगा, ठीक है। तो अगर सपोज दैट अगर P1 प्रोसेस है, ठीक है, अगर P1 प्रोसेस है तो P1 प्रोसेस अगर मान लो एग्जीक्यूट होना चाहता है तो स्वैप इन कहां होगा, यूजर एरिया में स्वैप इन होगा। तो स्वैप इन जो हो गया वो यूजर एरिया में स्वैप इन हो गया। चलिए अच्छी बात है, यूजर एरिया में आता है, स्वैप इन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, या मान लो आईओ डिवाइसेस के लिए वेट करता है, जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है या किसी दूसरे पर्पज से आईओ डिवाइस का वेट करता है, वो कहां चला जाएगा, बफर 1 में। देखो ये बफर 1 में चला गया। अब फायदा क्या है, यहां देखो फायदा यह है कि आप मेमोरी से ही आप यहां पास रीड कर रहे हो। देखो मेमोरी में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मेमोरी में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है फास्ट है मेमोरी का मेमोरी में कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मान लो P2 को एग्जीक्यूट होना है तो P2 कहां रहेगा, बफर 2 में रहेगा, ठीक है, ठीक है। P2 बफर 2 में रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कर लेंगे, स्वैप इन कर लेंगे, किसमें, यूजर में, यूजर वाले एरिया में जब एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। और बफर 1 के थ्रू ये कहां स्वैप आउट हो जाएगा, यहां, तो ये स्वैप आउट हो जाएगा, ठीक है, बफर 1 के थ्रू। यूजर के थ्रू स्वैप आउट नहीं होगा, बफर 1 के थ्रू स्वैप आउट होगा, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, आपके पास 3 अलग अलग रीजंस हो गए। अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है तो स्वैप इन होगा यूजर में, एग्जीक्यूट होते ही वो बफर 1 में चला जाएगा, बफर 2 में नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और जैसे ही दूसरा प्रोसेस आने वाला होगा उससे पहले ही बफर 1 से वो स्वैप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पैरेलली आपके पास काम चल रहा है, पैरेलली काम चल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही एक यूजर हुआ, यूजर ने तुरंत बफर 1 में ट्रांसफर कर दिया, स्वैप आउट नहीं किया, तो फायदा क्या हो गया कि यहां जो टाइम लगेगा, ये जो टाइम है ये आपका कम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, बिकॉज मेमोरी से ही आप उसको क्या कर रहे हो, मेमोरी में ही भेज रहे हो। तब तक वो दूसरे प्रोसेस को इन कर लेगा, क्योंकि उसको रीड कहां से करना है, बफर 2 से, वो भी आप मेमोरी से ही मेमोरी में रीड कर रहे हो। तब तक बफर 1 क्या कर रहा होगा, साथ में वो स्वैप आउट भी कर रहा होगा। तो यहाँ पैरेलली काम हो रहे हैं, अगर आप देखो तो पैरेलली काम हो रहा है। तो बात ये आती है कि इसकी सिक्योरिटी का क्या, सिक्योरिटी का क्या। तो देखो यहां हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया यहां तक है, ठीक है। यहां क्या करते हैं इस केस में, स्वैपिंग यूजिंग बफर में सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए ये जो फेंस एरिया होता है हम यहां तक बढ़ा देते हैं। तो फेंस एरिया जो हो जाता है यहां तक आ जाता है, इस एरिया तक। क्यों, क्योंकि प्रोसेस को तो केवल इस यूजर से मतलब है, इस यूजर एरिया में ही वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस से मान लो अगर 4000 तक है, यहां तक 4000 है, तो अब आप 4000 के रीजन में आप एंटर नहीं कर सकते हो, मतलब 0 से 4000 में आप एंटर नहीं कर सकते हो। 4000 या 4000 से ऊपर में यूजर एरिया में प्रोसेस आएंगे और एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद उसको स्वैप आउट यहां से नहीं करना है, आपको कहां भेज देना है, उसको बफर 1 में भेज देना है सीधे। बफर 1 पैरेलली स्वैप आउट करता रहेगा, यूजर पैरेलली किसी प्रोसेस को इन करता रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका प्रॉब्लम ये है कि सारा काम मेमोरी से ही कर रहे हैं, सारा काम मेन मेमोरी से हो रहा है, ठीक है। बात तो यह है कि मेन मेमोरी में ही आप क्या कर रहे हो, शफलिंग कर रहे हो, या मेन मेमोरी में ही सफलिंग बोल रहा हूं, शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो स्पीड तो ज्यादा है, लेकिन बट ऑब्वियसली मेन मेमोरी का आपने काम बढ़ा दिया। तो देयर इज द प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ देम आर एक्सेसिंग मेमोरी एट द सेम टाइम। यहां ये सारे के सारे एक ही टाइम पे मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड सच अ सॉल्यूशन विच कैन रिमूव दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, और रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्वैपिंग यूजिंग बफर पुराने वाले से तो एफिशिएंट हो गया, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम अभी रिसाइड कर रहा है, जिसके सॉल्यूशन हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? याद है, बात समझ में आई, यस और नो? बोलिए बच्चे। सर ये वाले में प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आई बेटा, देखो एक ही टाइम पे बफर 1 बफर 2 यूजर इस सारे के सारे मेमोरी को यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स तो मेमोरी को यूज कर ही रहा होगा। तो मेमोरी पे बर्डन तो बढ़ रहा है, मेन मेमोरी पे बर्डन तो बढ़ रहा है, स्पेस तो लिमिटेड ही है ना बेटा आपके पास, काम करने के लिए सीपीयू तो यूज होगा ही। तो बट अब ये ऐसा करे तीनों एक ही टाइम पे, जैसे देखो यूजर ने ट्रांसफर कर दिया बफर 1 को, कर दिया, अब बफर 1 स्वैप आउट भी कर रहा है, यूजर इसको स्वैप इन भी कर रहा है, सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, बफर 2 से ट्रांसफर भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है एक ही टाइम पे। तो बट ऑब्वियस ओवरबर्डन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है।
इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। बोलिए बच्चे। यस सर। तो अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम देखते हैं जो मैंने आपको समझाया। तो देखो बेटा, स्वैपिंग इज अ मेथड इन विच द प्रोसेस शुड बी स्वैप्ड टेम्परेरली फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द बैकिंग स्टोर। इसमें आप क्या करते हो, प्रोसेस को टेम्परेरली स्वैप करते हो मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर में। बैकिंग स्टोर मतलब सेकेंडरी डिवाइस में, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है जो मैं स्वैप आउट कर रहा हूं अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो प्रोसेस को मैंने स्वैप आउट किया उसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है, पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करना है ना। तो एक साथ मैं सारे प्रोसेस को क्या करना चाहता हूं, अटेंशन देना चाहता हूं। तो मैंने कुछ टाइम के लिए पहले P1 को मौका दिया, अब P1 फिर कहां स्वैप आउट होके हार्ड डिस्क में बैठा रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी में तो दिक्कत है नहीं, हार्ड डिस्क की खूब कैपेसिटी है, फिर वो स्वैप आउट होके बैठा रहेगा। जब P2 आ गया, P2 को फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए मौका दिया, उतने में अगर वो एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर P2 को स्वैप आउट कर दूंगा, फिर P3, फिर P4, फिर P1 को मौका मिलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इट विल बी लेटर brought back into the main memory for continue execution। बाद में उसको हम वापस स्वैप इन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर सकें। अब बैकिंग स्टोर क्या है, इज अ हार्ड डिस्क और सम अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, या कोई दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव, टैब ड्राइव, दैट शुड बी बिग इनफ इन ऑर्डर टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स। हाँ, बट ऑब्वियसली सेकेंडरी डिवाइस इतना बड़ा तो होना चाहिए जो कि इनकी कॉपीज या मेमोरी इमेजेस को क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, ठीक है। साथ में ये कैपेबल होना चाहिए ऑफरिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस भी दे दे इन मेमोरी इमेजेस का। So swapping is a mechanism in which a process can be swapped temporarily out of main memory or move from main memory to secondary storage। क्या होता है, यहां से मेन मेमोरी से आप मूव करते हो टेम्परली सेकेंडरी स्टोरेज में, एंड दैट मेक दैट मेमोरी अवेलेबल टू अदर प्रोसेस, जिससे कि वो जो मेमोरी एरिया है वो दूसरे प्रोसेसेस को अवेलेबल हो जाए। At some later time, the system swaps back the process from the secondary storage to main memory। कुछ समय बाद फिर से उसको, जब उसका टाइम आएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, तो फिर से उसको मैं क्या कर दूंगा, मेन मेमोरी प्रोवाइड कर दूंगा। दो परफॉर्मेंस इज यूजुअली अफेक्टेड बाय स्वैपिंग प्रोसेस, परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगा, बट इट हेल्प इन रनिंग मल्टीपल एंड बिग प्रोसेसेस इन पैरेलल, एंड दैट्स द रीजन स्वैपिंग इज आल्सो नोन एज टेक्निक फॉर मेमोरी कॉम्पैक्शन। अब देखो, यहां बर्डन तो बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, लेकिन बट ऑब्वियसली आपको पैरेलल प्रोसेसिंग का मौका मिल रहा है। पैरेलली आप मल्टीपल प्रोसेसेस को और बिग प्रोसेसेस को हैंडल कर पा रहे हो, उनको मेमोरी दे पा रहे हो, वन कहना चाहिए एक के बाद एक को मेमोरी देते जा रहे हो, उससे सामने वाले को क्या लगेगा, सबको प्रॉपर अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इसको मेमोरी कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं। तो स्वैपिंग को आप क्या बोलते हो, मेमोरी कॉम्पैक्शन भी बोलते हो। इसीलिए तो देखो बेटा, मैंने यही समझाया अभी आपको कि जैसे P2 है, जैसे P1 है, वो स्वैप आउट हुआ तो प्रोसेस P2 को मौका मिला, वो स्वैप इन हो गया। तो सेकेंडरी स्टोरेज है, आपका मेन मेमोरी है, ठीक है। दूसरे तरीके से समझो तो जैसे कि मान लो मेन मेमोरी है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। प्रोसेस P1 है, P2 है, ठीक है। अब क्या होता है, P1 पहले आता है, वो स्वैप इन होता है। तो P1 पहले आया, ये देखो प्रोसेसेस यहाँ है, ये सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेसेस है, ठीक है। यहाँ मान लो P1 भी है, P2 भी है, ठीक है। अब P1 आता है और वो क्या करता है, स्वैप इन करता है, मेन मेमोरी में आता है, लेकिन उसी बीच उसको क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट। तो P1 चला जाता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो देखो प्रोसेस P1 क्या हो गया, स्वैप आउट हो गया। कहां चला गया, हार्ड डिस्क में फिर से चला गया, स्वैप आउट हो गया, ध्यान रखना। तो P1 स्वैप आउट हो गया क्योंकि उसको आईओ डिवाइस की जरूरत थी। उसी बीच में P3 को मौका दिया गया, प्रोसेस P3 देखो स्वैप इन हुआ, ठीक है। P3 को क्या हुआ, स्वैप इन हुआ, ठीक है। अब P1 कम्स बैक आफ्टर आईओ। P1 क्या हुआ, अपना जो भी आईओ ऑपरेशन था वो कंप्लीट करके आ गया। अब प्रोसेस P3 को मान लो आईओ चाहिए या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो स्वैप आउट हो गया, दोनों ही केस में स्वैप आउट हो गया, ठीक है। तब फिर से प्रोसेस P1 को क्या कर लेंगे, हम इन कर लेंगे, फिर से मौका मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपके जितने प्रोसेसेस हैं सबको मौका मिलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो स्वैपिंग में टाइम कितना लग रहा है तो समझने की कोशिश करो। The total time taken by swapping process include the time it takes to move the entire process to a secondary disk and then to copy the process back to memory। ये पूरे टाइम की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी डिस्क आपने क्या बोला, देखो मूव द एंटायर प्रोसेस टू अ सेकेंडरी डिस्क, ठीक है। तो यहां से जो प्रोसेस स्वैप इन हुआ था उसको आपने स्वैप आउट किया सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। एंड देन
टू कॉपी द प्रोसेस बैक टू मेमोरी, और फिर आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोसेस को कॉपी कहां कर रहे हो, मेन मेमोरी में। मतलब इस पूरे पूरे को हम टाइम को क्या बोलेंगे, आपका स्वैपिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। एज वेल एज द टाइम द प्रोसेस टेक द रिमेन मेन मेमोरी, टेक्स टू रिमेन मेन मेमोरी, साथ में हम उस टाइम को भी जोड़ेंगे जिसमें उसको मेन मेमोरी में रीगेन करने में वेट करना पड़ा। तो एज वेल एज द टाइम द प्रोसेस टेक्स टू रीगेन मेन मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में वापस आया, फिर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में गया, उस बीच में उसको वेट भी करना पड़ा होगा। अगर कोई प्रोसेस पहले से मेन मेमोरी में होगा तो बट ऑब्वियस मान लो P3 पहले से था तो P1 वेट किया, P1 ने वेट किया। सो सपोज दैट एज्यूम दैट द यूजर प्रोसेस इज ऑफ साइज 2048, कोई यूजर प्रोसेस है और 2048 KB का है, and on a standard hard disk where swapping will take place has a data transfer rate around 1 MB, और डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो स्वैपिंग का 1 MB है, मान लो हार्ड डिस्क में नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड 1 MB, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द 1000 के प्रोसेस टू और फ्रॉम मेमोरी विल टेक कितना टाइम लगेगा, तो देखो जैसे 2048 KB का है तो 2048 में आप डिवाइड क्या कर दोगे, 1024 KB पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि जो एक्चुअल ट्रांसफर रेट है वो लगभग में 1000 K का है, ठीक है। तो जो 1000 K का ट्रांसफर रेट है तो बट ऑब्वियस है हमने 2 टू द पावर में इनको लेने की कोशिश की है, तो 2 टू द पावर कितना हुआ 10, ये हम मान के चलते हैं एक अप्रोक्सीमेट। तो हमने देखा इसको 1024 KB से हमने अगर इसको डिवाइड किया तो 2 सेकंड्स आया, ठीक है, अगर इस सेकंड में हमने लिया हुआ है तो 2 सेकंड को अगर मिली सेकंड में करोगे तो 2000 मिली सेकंड, तो 2000 मिली सेकंड एक तरफ का लगा, टोटल टाइम 2000 प्लस 2000 4000 लगेगा मिनिमम, और कुछ अगर वेट किया तो प्लस वेटिंग टाइम भी। तो नाउ कंसीडरिंग इन एंड आउट टाइम इट विल टेक कंप्लीट 4000, 2000 फॉर इन, 2000 फॉर आउट, प्लस अदर ओवरहेड वेयर द प्रोसेस कॉम्पिटिट्स टू रीगेन मेन मेमोरी, दूसरे अलग भी जो ओवरहेड होंगे जिसमें उसने मेमोरी को रीगेन करने के लिए वेट किया, उनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं। थैंक यू।